आज हम बात करेंगे बर्तोल्ट ब्रेख्त, जो कि एक जर्मन कवि और नाटककार थे और निर्देशक भी थे। इनका एक नाटक है द कॉकेशियन चाक सर्किल, जिसका हिंदी में कमलेश्वर जी ने अनुवाद किया है खड़िया का घेरा नाम से, और जिसका उर्दू में अनुवाद हुआ है सफ़ेद कुंडली के नाम से। तो कमलेश्वर जी द्वारा अनुदित खड़िया का घेरा नाम से जो है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और संक्षेप में इसकी कथा वस्तु और इसकी समीक्षा करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं बर्तोल्ट ब्रेख्त का। इनका जन्म 10 फरवरी 1898 को हुआ था और इनकी ज़िंदगी और इनके साहित्य का जो मुख्य मकसद था वो था अमर शांति का पैगाम और उनका प्रचार प्रसार। ब्रेख्त जो थे वो पहले विश्व युद्ध में एक मेडिकल टीम के सदस्य के रूप में भाग लिए थे, परंतु युद्ध की मार काट, तबाही और बर्बादी से उनके मन पर एक बहुत गहरा असर हो गया। उन्होंने 1918 में अपनी पहली कविता लीजेंड ऑफ द डेड सोल्जर लिखी और 24 वर्ष की आयु में अपना पहला नाटक ड्रम्स इन द नाइट लिखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ऐसे नाटक वो किया, फिर उसके बाद उसका निर्देशक भी किया और हिटलर के बढ़ते प्रभाव के कारण यह 1933 में जर्मनी से फ़रार हो गए थे और फिर ये अमेरिका पहुंच गए। फिर अमेरिका में रहते हुए इन्होंने अपने नाटकों की रचना की, उसका मंचन वगैरह किया। इनका निधन 14 अगस्त 1956 को हो गया। तो हम बात करते हैं कि खड़िया का घेरा नाटक। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो गायक है। सबसे पहले गायन से शुरुआत होती है इस नाटक की, और एक बूढ़ा किसान है, पात्र औरत है, और ड्राइवर है, लड़की है, घायल सिपाही है, और गायक का साथी है, दूध वाला है, किसान है, 2 कुलीन महिलाएं हैं, और लवरेंती है, ग्रूशा है, और साइस है, यूसुफ है, पुरोहित है, बूढ़ा किसान है, माइकेल है, शाइमन है, और एक मोटा लड़का, एक छोटी लड़की, और ग्रूशा का पीछा करते हुए हथियार बंद हैं, और गवर्नर है, अजदक है। गवर्नर की बीवी नताशा आबाशविली है और उसका सैनिक सहायक है, आगे बावर्चिन है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में पात्र हैं। तो शुरुआत होती है कि काकेशिया का एक उजड़ा हुआ गांव होता है, वो खंडहरों के बीच होता है। 2 फार्म समुदाय खेती बाड़ी के संयुक्त फार्म होते हैं, उनमें सदस्य घेरा बनाकर बैठे रहते हैं, धूम्रपान और शराब चल रही होती है। उसमें ज़्यादातर बूढ़े और औरतें हैं और कुछ फौजी भी साथ में हैं। संयुक्त पुनर्निर्माण आयोग का एक विशेषज्ञ भी उनके साथ है। तो वहाँ एक जो किसान औरत होती है वो बाएं तरफ इशारा करके बोलती है कि उस पहाड़ियों में 3 नाजी टैंक हमने रोके थे, पर सेबों का बगीचा तब तक तहस नहस हो चुका था। तो वो वहाँ खेती वगैरह करते हैं, फार्म चलाते हैं। तो एक बूढ़ा किसान कहता है कि दाएं तरफ दिखाते हुए कि वह हमारा खूबसूरत डेयरी फार्म था, वह भी खाक हो गया। तो एक ड्राइवर लड़की रहती है जो ट्रैक्टर चलाती है, वो कहती है कामरेड, उसे मैंने ही जला दिया था। फिर उसके बाद ड्राइवर लड़की कहती है कि हर इच्छा पर हमें राशन बंदी करनी होगी, तम्बाकू पर राशन है, शराब पर है, और बातचीत पर भी है। तो फिर इसी तरह इन दोनों में बातचीत चलती रहती है, जिसमें से गायक है वो कहता है कि आज हम एक नाटक पेश करेंगे, इसमें गाने भी हैं, इसमें लगभग सभी लोग हिस्सा लेंगे और हम पुराने मुखौटे साथ में ले आए हैं। तो बूढ़ा बोलता है कि क्या यह कोई पुरानी गाथा है? तो गायक बोलता है कि ये बहुत पुरानी गाथा है, इसका नाम है खड़िया का घेरा। यह गाथा चीन से ली गई है, लेकिन हम इसे ज़रा बदल कर सुनाएंगे। यूरा, मुखौटे दिखाओ। साथियों, इतने ज़बरदस्त बहस मुबाहसे के बाद आपका मनोरंजन हम करना सौभाग्य समझते हैं। तो धीरे धीरे फिर सभी लोग खाना खाते हैं और साथ में बैठते हैं, और वो गायक जो होता है वो अपनी बात शुरू करता है। तो इसका शीर्षक होता है कुलीन संतान। गायक फर्श पर साजिंदों के साथ बैठा हुआ है, भेड़ की खाल का लबादा कंधों पर पड़ा है, एक छोटी सी पुरानी किताब के पन्ने पलटते हुए बोलता है। वही जो कथा सुनाता है गायक, वो कहता है कि एक समय की बात बताऊं, बहुत पुरानी। दिन थे भीषण मार काट के, रक्तपात के। बात पुरानी तब की जब यह शहर अभागों की बस्ती माना जाता था। इसमें एक गवर्नर भी था, नाम था जिसका जॉर्जी आबाशविली। बहुत
पुरानी बात बतलाता हूँ। धन दौलत का स्वामी था वह, उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी और बच्चा बेहद सुंदर था। बात बहुत पुरानी है। ग्रुसिनिया का कोई भी और गवर्नर इतना धन दौलत से भरा नहीं था। बंदे अस्तबल में थे उसके, जितने घोड़े, जितने भिक्षुक उसके दरवाजे आते थे, जितने अधिक सिपाही उसका हुक्म बजाते थे, जितने फरियादी आते थे उसके द्वारे, नहीं किसी का उतना अच्छा ठाट बाट था। और जॉर्ज आबाशविली, कैसे बताऊं वह कैसा था। मौज मजे में गुजर रहा था उसका जीवन। था ईस्टर का त्यौहार, वक्त सुबह का दिन इतवार, लाया गवर्नर गिरजाघर को लेकर अपना कुटुंब कबीला, बात पुरानी। तो फिर इसके बाद वहाँ एक भिखारी और याचक होते हैं, वो महल के बाहर आते हैं। दुबले पतले उनके बच्चे होते हैं और कुछ बैसाखियों पर चलते हुए अर्जियाँ हाथ में लिए हुए आगे आते हैं। उनके पीछे 2 हथियारबंद हैं और जो हथियारबंद रहते हैं उनके पीछे ही गवर्नर का पूरा परिवार रहता है, शानदार लिबास में। भिखारी और याचक उससे बोलते हैं, जो वहाँ का गवर्नर होता है, कि रहम करो सरकार, ये जो आप टैक्स लगा रहे हैं हर चीज़ों पे, ये टैक्स हमारे बिसात से बहुत ज़्यादा, हम टैक्स इतनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मेरी जो टांग आप कटी देख रहे हैं यह ईरान की लड़ाई में चली गई है और मेरा बच्चा जो है वो, मेरे ऊपर टैक्स का भार इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा बच्चा मेरी गोद में ही भूख से दम तोड़ रहा है और वो उसके बेटे को बिना कसूर के और उसमें जेल में डाल दिया गया था। तो उसने कहा कि हमारे बेटे को जेल से रिहा किया जाए, फ़ौज जो एक और बेटा जो फ़ौज में चला गया उसको रिहा किया जाए। फिर वो बोलता है कि सिर्फ़ यही बेटा बचा है सरकार जो कि फ़ौज में चला गया है, तो मैं कहता हूँ कि ये फ़ौज से रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो उसके सिपाही हैं वो उसको चमड़े के हंटरों से उसको पीटते हैं और पीट-पीट के उसको बाहर निकाल देते हैं। सिपाही आता है, बोलता है, कहता है कि जॉर्ज आबाशविली आ रहे हैं, हटो सभी लोग जितने मैले कुचले पुराने कपड़ों में हैं उन लोगों को हटाता है, बोलता है कि गिरजे का रास्ता खाली करो, गवर्नर आ रहे हैं। तो भीड़ कहती है कि उनका जो बच्चा है अभी पहली बार वो बाहर निकला है, जिसका नाम माइकेल रहता है, तो ज़रा हमको भी दर्शन करने दो, माइकेल कैसा है, हमारा उत्तराधिकारी कैसा है। तो फिर इसके बाद गायक आगे बोलता है कि ईस्टर का इतवार वह नन्हा वारिस देखा जनता ने पहली बार। लॉर्ड गवर्नर की आंखों का वह तारा था, 2-2 डॉक्टर लगे हुए थे आगे पीछे। वह बच्चा सबसे न्यारा था, महाबली काज बेगी के जैसा राजपुत्र भी छुक छुक कर वारिस बच्चे को देता था आदर सम्मान। तो एक मोटा राजकुमार आगे बढ़कर उन सभी का स्वागत करता है और ईस्टर की मुबारकबाद देता है उनकी पत्नी नताला आबाशविली को। फिर उसके बाद मोटा राजकुमार कहता है कि बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो वो कहता है कि, बताता है कि फ़ौजी दाव पेच के मातहत सेनाएं पीछे हट रही हैं और वो लड़ाई वगैरह की बातें वहाँ पे करता रहता है जो 2 देशों के बीच में आपस में चल रही हैं। फिर वहाँ गवर्नर की बीवी रहती है, वो डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर तुमने बच्चे की खांसी सुनी? तो डॉक्टर उसी बच्चे गाड़ी के पास खड़े रहते हैं। तो वो बोले कि पहला डॉक्टर बोलता है कि मैंने इससे दूसरे वाले डॉक्टर से बोला था कि इसको गुनगुने पानी में नहलाया जाए, तो लगता है कि कुछ पानी गर्म करने में चूक हो गई। तो फिर इसके बाद गवर्नर की बीवी उसको बहुत डांटती है, जो वहाँ दोनों डॉक्टर रहते हैं। वो कहती है कि इसका ज़्यादा ख्याल रखा करो और फिर डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं अब से इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करूँगा। फिर इसी तरह बात आगे बढ़ती है, वो सब गिरजाघर में जाते हैं और फिर गायक बोलता है कि शहर था शांत, बिल्कुल शांत। गिरजाघर के चौराहे पर झुंड के झुंड कबूतर अपने रौं में लीन रहे थे, दाना चुग्गा बीन। तभी एक गुजरी महाराजिन उधर से नदी तट से आ रही थी, बंडल साथ, जिसको देख महल का रक्ष सिपाही मस्त होकर हो गया मशगूल। उसने दिल लगी में, तो एक लड़की रहती है, उसका नाम ग्रोशा रहता है, जो वहाँ पे आई रहती है गिरजाघर। तो सैनिक रहता है, उसका नाम साइमन रहता है। वो बोलता है कि अरे गिरजा नहीं गई, पूजा वूजा सब तुम्हारी गोल हो गई, पहले तो बड़ी पूजा करती थी। तो उसने कहा कि मैं तो कपड़े पहन के तैयार थी, मगर ईस्टर की दावत के लिए एक मुर्गाबी और की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मुझे वहाँ पे फिर वही लेने चली गई थी और इसी कारण से मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। तो फिर सैनिक कहता है कि अरे वाह, ज़रा दिखाओ तो कौन सी
मुर्गा भी है, तो वह मुर्गा भी दिखाती है। तो फिर वो सैनिक साइमन बोलता है, अरे तो मुर्गाबियों की रानी है, इसे गवर्नर साहब खाएंगे। तो फिर आप नदी पर गई थी? तो ग्रुशा बोलती, हाँ मुर्गी खाने तक गई थी। तो फिर वो पूछा कि इसी तरीके से दोनों में बातें होती रहती हैं। और फिर साइमन और ग्रुशा की इसी तरीके से थोड़ा व्यंग भरी, थोड़ी नोक झोंक वाली बातें चलती रहती हैं। फिर गायक आता है, फिर वो कहता है कि फिर बाएं फाटक से एक मोटा राजकुमार होता है। वह जल्दी से प्रवेश करके इधर उधर देखता है और फाटक के पास ही दाएं साइड दो हथियारबंद प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास तक जाता है, कुछ इशारा करता है और तेजी से वहाँ प्रस्थान कर देता है। एक हथियारबंद फाटक से प्रस्थान करता है, दूसरा पहरे पर तैनाती रहता है। पृष्ठभूमि में चारों ओर से घुटी घुटी सी आवाज़ें आती हैं, अपनी अपनी जगह तैनात रहो, महल घिर गया है। दूर गिरजे के घंटियों की आवाज़ें आती हैं। गिरजे से लौटते हुए गवर्नर का परिवार और जुलूस प्रवेश करता है। फिर वहाँ गायक कहता है कि और तब गवर्नर अपने महल में लौट आया और तब किला खुद एक भंवर चाल बन गया। वह मुर्गाबी भूनी गई, वह मुर्गाबी वही जो मुर्गी लेके आई थी ग्रुशा, मिर्च मसाला लगा लगा कर। पर फिर वह मुर्गाबी खाई ना गई। वह दोपहर फिर खाने की नहीं, वह दोपहर मौत की घड़ी बन गई। फिर गवर्नर की बीवी कहती है कि इस इमारत में रहना कतई मुमकिन नहीं है। जॉर्ज इमारतें बनवाते हैं मगर केवल उस नन्हे माइकेल के लिए जो कि बच्चा भी हुआ है। फिर आगे महल में शोर सुनाई पड़ता है, औरतों की तेज चीखें आती हैं, आदेश दिए जाने की ऊंची आवाज़ें आती हैं। सैनिक सहायक घबराकर फाटक की तरफ बढ़ता है। एक हथियारबंद तभी बाहर कदम रखता है और भाला तान कर उसे वहीं रोक देता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वहाँ का जो गवर्नर है वो बोलता है सब क्या हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि देख नहीं रहे हो, अंधे हो कि गवर्नर साहब पर हमला हो रहा है और उसकी जान खतरे में है। फिर बाद में पता चलता है कि यह साजिश उन राजकुमारों की है। कल ही रात राजधानी में राजकुमारों की बैठक हुई। वे बड़े ड्यूक और गवर्नरों के खिलाफ हैं। भाइयों, हमें खिसक कर चलना चाहिए। गायक कहते हैं, ओ महाशक्ति की अंध दृष्टि, वे घूम रहे हैं झुकी हुई पीठों के ऊपर जैसे घूमे देवदूत। भाड़े के लड़ने वालों पर विश्वास उन्हें, विश्वास उन्हें। फिर फाटक के गवर्नर लाए जाते हैं। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, वे जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वे बीच में हैं और दो हथियारबंद सिपाही इधर उधर घूमते हैं। फिर गवर्नर को ले जाते हैं वे सब और पहरेदार पीछे पीछे जाते हैं। तभी एक बिगुल की आवाज़ आती है और फाटक के पीछे साइड शोर उभरता है। तो गायक कहता है कि जब महल ढहाए जाते हैं तो जाने कितने छोटे छोटे लोग मार डाले जाते हैं। छोटे लोगों की जान बहुत मामूली मानी जाती है। जो नहीं बटा पाते हिस्सा सुख में अपने राजाओं के, वे अक्सर भागीदार हुआ करते हैं उनके दुर्दिन में। चलती हुई गाड़ी जब गिरने लगती है गड्ढे में तो उसको खींच रहे थे घोड़े भी महाखड्ड में जाते हैं। पिस्ते जौ के संग घुन भी पिस्ता आया है। फिर कई नौकर वहाँ पे हैरानी में इधर उधर भागते दौड़ते नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचा के भागो यहाँ से, ये महल पर आक्रमण हो गया है और जो यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर को फांसी दे दी गई है। तो फिर एक नौकर रहता है कि वो कहता है कि कल ही राजधानी में लोग कह रहे थे कि ईरान की लड़ाई में हार हो गई है, राजकुमारों ने ज़बरदस्त विद्रोह कर दिया है और अफवाह है कि बड़े ड्यूक जो हैं वो निकल भागे हैं और लगता है कि हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे और गवर्नर को तो फांसी दे दी गई है। फिर इसके बाद जो सैनिक रहता है वहाँ ग्रुशा से मिलता है। वह साइमन शाशावा रहता है। वो प्रवेश करके ग्रुशा को खोजता है। उसके बाद साइमन ग्रुशा से कहता है कि ग्रुशा तुम अब क्या करोगी? तो ग्रुशा कहती है कुछ नहीं, अगर पहाड़ टूट ही पड़ा तो मेरा एक भाई है उधर पहाड़ियों में, उसके खेत वेत भी हैं, पर तुम कुछ सोचा है तुमने? साइमन कहता है कि तुम्हारे मन में यह बात आना कि मैं क्या करूँगा, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे आदेश मिला है कि मैं श्रीमती नताला आबाशविली के रक्षक के रूप में उनके साथ जाऊँ। फिर इसके बाद ग्रुशा कहती है महल के पहरेदारों ने बगावत तो नहीं की है? तब साइमन बोलता है कि हाँ की तो है। तो ग्रुशा कहती है कि तब उनके साथ जाना तो खतरनाक ही है। फिर साइमन कहता है कि तिफलिस में एक मसल मशहूर तलवार को मौत का क्या डर। फिर इसके बाद साइमन और ग्रुशा में इस तरीके से बात चलती रहती है। फिर महल से ग्रुशा को पुकारा जाता है
और फिर ग्रुशा कहती साइमन मुझे फ़ौरन भीतर पहुंचना है। तो साइमन कहता है कि वह उसे एक अपने गले से पतली सी जंजीर उतारता है और जिसमें छोटा सा सलीब लटक रहा होता है, और वह कहता है कि ग्रुशा वशनाज्य, ये सलीब मेरी माँ का है, जंजीर चांदी की है, इसे पहन लो। फिर ग्रुशा कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साइमन। फिर उसके बाद साइमन कहता है कि लड़ाई ख़त्म होते ही मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा, 2 हफ्तों में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3। वापसी तक थक तो नहीं जाओगी ग्रुशा? क्यों? ग्रुशा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी साइमन। वापस जब आओगे मैं वहीं मिलूँगी तुम्हें, हरी भरी डालियों वाले पेड़ के नीचे तुम्हारे इंतज़ार में। वे हरी भरी डालियाँ जब बेरौनक और नंगी हो जाएंगी तब भी मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी, उसी उजास पेड़ के नीचे इंतज़ार में। तब तक राह देखूँगी तुम्हारी जब तक आखिरी सिपाही नहीं लौटेगा, बल्कि उसके बाद भी। और जब तुम आओगे वापस युद्ध से, पाओगे मुझे वहीं बिल्कुल वैसी ही, ये अधर अचुंबित और सुहाग सैया पर बैठा प्रतीक्षारत अछूता खालीपन। द्वारे पर कोई अजनबी पदचिन्ह तक न पाओगे। लौटकर जब तुम आओगे, लौटकर जब तुम आओगे, पाओगे मुझे वही, लौटकर जब तुम आओगे। फिर साइमन उससे विदा लेता है, कहता है कि ठीक है ग्रुशा, मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद ग्रुशा भी उसके सामने आदर सम्मान में झुकती है। फिर गवर्नर की बीवी आगे आती है, फिर कहती है कि अरे मैं सर के बल खड़ी हूँ कि पैरों के, किसी को ज़रा सा भी मेरा ख्याल नहीं है। तो फिर इसके बाद वो कहती है कि मेरी कुछ जो ज़रूरी सामान है उसको पैक करके रख लो। अरे ये मेरी पीली वाली साड़ी रखो, ऑरेंज वाली साड़ी रखो, मेरे कपड़े ज़रा इत्मीनान से रखो। फिर वो कहती है अरे वो हरी वाली साड़ी रखो, समूर की गोट वाली साड़ी रखो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसके हस्बैंड को फांसी दे दी गई है और महल में किसी दूसरे का आधिपत्य हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो गवर्नर की बीवी है उसको अपने शौक़ और साज श्रृंगार की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है कि वो अपना ही सामान बँधवाने पे लगी हुई है। इस हत्या, मारकाट और राजनीतिक षड्यंत्र और विघटन के बीच जब वो गवर्नर की बीवी ये सब कहती है तो ऐसा हमें इतिहास का वह क्षण याद आता है, आप सभी को शायद याद होगा, जब पाकिस्तान से भाग कर शरणार्थी लाखों की संख्या में अपने देश में आ रहे थे। उन्हें बसाने और खिलाने के लिए देश में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। वो बहुत ही, देश की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन उसके बाद भी रूस के मास्को में भारत की महिला राजदूत जो थीं वो अपने निवास और अपने दूतावास को सजाने के लिए लाखों का फर्नीचर इंग्लैंड से मंगवा रही थी, और कालीन ईरान से आ रहे थे, तो कहीं कुछ सामान विदेशों से मंगवाई जा रही थी। और कारण ये था कि उन्हें रूसी फर्नीचर पसंद नहीं था। तो यही हाल बिल्कुल यहाँ पे नताला आबाशविली की हालत दिखाई देती है। फिर उसके बाद गवर्नर की बीवी से होती है कि धाय से कहती है कि बच्चे को संभाल लो, कहाँ मर गई, बच्चे को संभाल लो। अपने नहीं बच्चे को उठा के लेके जा पाती है, वो धाय से बोलती है कि बच्चे को संभाल के इसको ले चलो। सैनिक सहायक जो रहते हैं वो कहते हैं कि गाड़ियाँ हमें छोड़नी होगी, घोड़ों पर भागना होगा। लेकिन गवर्नर की बीवी इतनी अजीब इंसान है कि वो अपने कपड़ों को ही देखती रहती है, अपने बच्चे को भी उसको फ़िक्र नहीं है। वो अपने कपड़ों को ही लेके और अपने गहनों की ही सब कुछ रखती रहती है, सारी चीज़ें। फिर कह रही है मुझे ये जोड़ा नहीं मिल रहा है, मुझे सूट नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद सैनिक सब उसको खींच के ज़बरदस्ती ले जाते हैं, कहते हैं कि पहले अपनी जान बचाओगी, ये कपड़े वगैरह, हीरे जवाहरात, गहने वगैरह सब तो आते जाते रहेंगे। फिर अपने बच्चे को छोड़कर वो सैनिकों के साथ अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तो एक मोटी औरत आती है, वो कहती है कि वे गई। फिर धाय कहती है और बच्चा, तो वो कहता है कि, वो कहती है कि बच्चा तो यहीं, वो छोड़ के चली गई है, कितनी चांडाल औरत है। फिर वो बच्चा ले जाके वो ग्रुशा को दे देती है, और ग्रुशा वो कहती है कि ज़रा बच्चे को देखना, मैं अभी आती हूँ। और ग्रुशा को पकड़ाकर वो बाहर भाग जाती है, और फिर बाहर भाग जाती है। फिर वो रिटर्न वापस भी नहीं आती है। और जो एक औरत रहती है वो बच्चे को ग्रुशा के गोद में देखकर वो कहती है कि ग्रुशा, तुम बच्चा लिए हुए यहाँ क्या कर रही हो? तो ग्रुशा कहती है ये यहीं छूट गया था। तो वो कहती है कि वो इसे बस यूँ ही छोड़ गई। माइकेल जो उसका लाडला बच्चा था और जिसे हमेशा पान फूल की तरह रखा, और वो अपनी जान बचाकर भाग गई और बच्चे को यहीं छोड़ गई।
फिर उसके बाद ग्रोसा उस बच्चे को लेके भागती है, उस बच्चे को नीचे लिटा देती है और बक्से में से कुछ कपड़े लेके उस बच्चे को ढक देती है। और फिर उसके बाद जैसे ही संभल कर वो आगे बढ़ती है और जो विद्रोह किए हुए वो मोटे राजकुमार होते हैं और हथियारबंद सब वहाँ पीछे-पीछे आते हैं और ग्रोसा बाहर की तरफ देखती है। फिर इसके बाद गायक वहाँ कहता है कि फाटक से थोड़ी दूर अहाते के अंदर ग्रोसा के कानों में गूंजा, या समझो उसने महज कल्पना में सोचा था। कोमल बोली में बच्चा उसे पुकार रहा था। आवाज़ समझदारी से छनकर आई थी। बच्चे का महज प्रलाप न था, कम से कम उसको तो ऐसा लगता था। ओ जाने वाली, मदद करो। ग्रोशा फिर बच्चे के पास चली जाती है। फिर उसके बाद 1-2 मिनट रहती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ममता भरी होती है, इतना ममत्व भरा होता है कि वो बच्चे को वो कहती है कि भले ही अब मेरी जान चली जाए। और क्योंकि वो जो हथियारबंद और मोटा राजकुमार सब रहते हैं, वो उसी बच्चे की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चा मर जाएगा तो नताला जो आबाशवली का एकमात्र बच्चा है, और ये बच्चा मर जाएगा तो कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, तो सारा राजपाट हमारे नाम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद वो बच्चे को लेके भागती है और भागते-भागते जंगल के पास चली जाती है। फिर गायक कहता है कि दूर शहर से बाहर ग्रोशा बढ़ी जा रही थी। ग्रोशिनिया के राजमार्ग पर उत्तर की पर्वतमालाएँ लगी झाँकने। उसने थोड़ा दूध खरीदा, गाना गाती चली जा रही थी। तो गायक वृंद कहते हैं कि जो दयावान है वे कैसे बच पाएंगे निर्दय खून के प्यासों से, षड्यंत्रकारियों, हृदयहीन हैवानों से। वह भटक रही थी, बियावान सुनसान पहाड़ों के नीचे वह भटक रही थी। तो ग्रूशा ऐसे चली जा रही थी और बच्चा पीठ पर झोली में बंधा हुआ था, और एक हाथ में ग्रूशा के एक हाथ में लंबी लाठी होती है और दूसरे में गठरी होती है। फिर उसके बाद ग्रूशा गाना गाती है कि 4 सेनापति चले ईरान, 4 सेनापति एक भी नहीं इंसान। पहले ने हमला ही नहीं किया, दूसरे ने दुश्मन को यूं ही चले जाने दिया, तीसरे को मौसम मुआफिक नहीं आया, चौथे ने के लिए सिपाहियों ने हाथ न उठाया। 4 सेनापति लड़ने को चले। फिर इसके बाद एक किसान का झोपड़ी दिखाई देती है, तो फिर वहाँ पे बच्चे को ग्रूसा कहती है, वो खिलाते हुए कि ग्रूसा जाएगी, थोड़ा सा दूध लेके आएगी बच्चे को। तो बच्चे को ज़मीन पर वहीं लिटा के और झोपड़े का दरवाज़ा खटखटाती है। फिर उसके बाद बूढ़ा वो अपनी झोपड़ी खोलता है। फिर वो कहता है कि क्या है? वो बोलती है कि मुझे दूध चाहिए। तो फिर वो बोलती है, दूध को केवल सपना हो गया है, शहर से फौजी आए थे और सारी बकरियाँ हमारी ले गए, तो अगर तुम्हें दूध चाहिए तो फ़ौजी के पास जाओ। तो ग्रूशा कहती है कि बाबा, बच्चे भर के लिए थोड़ा-सा तो होगा तुम्हारे पास। तो उसके बाद बूढ़ा कहता है कि भगवान भला करे, बच्चे के नाम पर क्यों नहीं, वाह वाह, बच्चे के नाम पर, दुआ के नाम पर कौन माँगता है। फिर उसके बाद ग्रूशा कहती है कि अच्छा, मैं देखता हूँ क्या है। अंदर जाता है तो फिर इसके बाद थोड़ा-सा दूध लेके आता है। तो ग्रूशा पूछती है, इसका दाम कितना है? तो बोलता है कि 3 पियास्तर है, दूध का भाव चढ़ गया है। तो फिर वो कहती है, बूँद भर के 3 पियास्तर। इसके बाद फिर माइकल के पास जाती है और उसके बच्चे के मुँह में अपना दूध दे देती है। फिर इसके बाद आगे जब बढ़ती है तो एक सराय रहती है। सराय के सामने ग्रोसा जरी वाला कोट पहने बच्चे को लिए 2 सजी-धजी औरतों के पास पहुँचती है। तो ग्रूसा कहते कि आप जा रही हैं, आप सहायता करके मेरे पास देखिए, मेरा बच्चा है और मैं कहीं अकेले जा नहीं सकती, तो आप लोगों के साथ क्या मैं इस गाड़ी पे बैठ सकती हूँ? तो वो सब कहती हैं, चलो ठीक है, हम जहाँ रुक रहे हैं तुम भी आज रात वहीं रुक जाना। तो फिर इसके बाद एक सराय वाला होता है, वहाँ हालाँकि रहने की, वहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन फिर वही और उसका दाम बहुत ज़्यादा लगाता है वो। एक कमरे का 180 पियास्तर लगाता है। तो फिर इसके बाद वो कहती है कि ये भगवान, इतना ज़्यादा पैसा, 180 पियास्तर लग रहा है। तो वो जवान औरत वो फिर कहता है सराय वाला कि देखिए, इस समय किसी के लिए कमरे में रहने भर की जगह नहीं है, और आपको अगर पैर फैलाने की जगह मिल जा रही है तो उतना ही अपना बड़ा भाग्य समझिए। तो वो कमरा वहाँ ले लेती है। फिर ग्रूशा बच्चे को नीचे लिटा देती है। बोरे बिछाकर वह बिस्तर बना देती है। दोनों औरतें उसे काम करते हुए देख रही हैं और कह रही हैं कि इसके अंदर क्या काबिलियत है कि ये बोरे का बिस्तर बना दे रही है। फिर उसके बाद जाती हैं, कहती हैं कि अब ज़रा अपना हाथ दिखाना। तो ग्रूशा अपना हाथ दिखाती कहती है कि सच बताना। वो औरतें जो रहती हैं दोनों, वो बोलती हैं, सच बताना, तुम नौकरानी हो ना? तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुम नौकरानी हो। इसके बाद ग्रूशा कहती है, प्लीज़ भगवान के लिए इस बच्चे को मत बताइएगा किसी को। तो वो बोलती है कि ये बच्चा तो काफ़ी राजघराने वगैरह का लगता है, क्योंकि इसने कपड़े भी काफ़ी शानदार पहन रखे हैं, और जिसमें इसको लपेटा गया है वो भी काफ़ी शानदार इसके वो लपेटने वाले कपड़े हैं।
तो वो चिल्लाती है, तब तक सराय का मालिक आ जाता है। फिर ग्रोशा उठ के भागने लगती है। फिर भागते-भागते वो चली जाती है, बाहर निकल जाती है। अचानक से उस 2 हथियारबंद ग्रोशा का पीछा करने लगते हैं और ग्रोशा भागती-भागती जाती है और इसके बाद आगे बहुत दूर तक भागते-भागते जाती है और आगे जब सैनिक अधिकारी उस बच्चे को ले लेता है तो ग्रोशा झपट कर उसे अलग खींचना चाहती है। वह ग्रोशा को ढकेल कर फिर बच्चे को देखता है। वह परेशानी में चारों तरफ देखती है। उसे एक डंडा नज़र आता है। बदहवाशी में उसे उठा लेती है और उसके पीछे सर पर वार करती है और फ़ौरन माइकेल को उठाकर भाग जाती है। फिर गायक कहता है 22 दिन बीत गए उसको जंगा ताऊ हिम्मत के चरणों में यूं ही चक्कर खाते हथियारबंद उन सिपाहियों से बच निकले चकमा देते उसको बीती 22 रातें। उस क्षण ग्रोशा ने ठान लिया था कि बच्चे की माँ बनकर ही रहना है। बेचारी लड़की बनी आज से बेबस बच्चे की माता, यानी ग्रोशा की शादी नहीं हुई रहती है लेकिन वो फिर एक बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रोशा एक अधजमी बर्फीली नदी पर बैठकर चुल्लू से पानी लेती है कि बच्चे को पिला सके। ग्रोशा उस बच्चे को संभालती है। फिर कहती है कि आज तुमको नहीं कोई चाहता स्वीकार करना, इसीलिए ओ लाल मैं तुमको संभालूंगी। इस मुसीबत के समय मेरे दुलारे नहीं है कोई तुम्हारा सिवाय मेरे। मैं तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं हूँ बच्चे, क्योंकि इतनी दूर इतने ढोकर मैं तुमको लेकर आई हूँ। जल रहे तलवे थकावट से अभी भी दूध का स्नेह इतना बढ़ा अब तेरे बिना क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकती। ये तुम्हारे खूबसूरत कीमती कपड़े अभी मैं फेंकती हूँ, चीथड़ों में लपेटूंगी, यही है औकात मेरी। हिमनदी के ठिठुरते जल में नहलाऊंगी तुझे, अपनी कोख का जाया बनाऊंगी तुझे, ओ मेरे लाडले। अब तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो जिस कपड़े को देखकर वो दोनों हथियारबंद रुके थे और कह रहे थे कि तुम तो एक नौकरानी लगती है और ये बच्चा तुम्हारा कहाँ से आया, और उसके बाद उसके ऊपर संशय करने लगते हैं। तो वो कहती है कि संशय से बचने के लिए इस बच्चे को का जो ये कपड़ा कीमती बेशकीमती कपड़ा इसको मैंने पहनाया है वो हटाना ही पड़ेगा। तो वो उठा के उस हिमनद में फेंक देती है। फिर हथियारबंद अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। हवा बहुत तेज़ बह रही होती है। अंधेरे रास्ते में ग्लेशियर पर बना पुल नज़र आता है और एक रस्सी टूटी हुई है और ग्रोशा बच्चे को लिए हुए वहाँ पहुँचती है। फिर देखती है कि वो जा रही है तो आदमी कहता है कि ग्रोशा सुनो लड़की ठहरो, इस पुल से तुम नहीं जा पाओगी। लेकिन ग्रोशा कहती है मुझे अपने बच्चे को हर हाल में उस पार पूरब की तरफ पहुंचाना है, भाई के पास। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऐसे वो पुल के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो पुल के पार पहुंचते हैं फिर पुल टूट जाता है। तो उसके पीछे जो हथियारबंद सैनिक रहते हैं वो वहाँ नहीं आ पाते हैं। हथियारबंद जो सैनिक रहते हैं वो कहते हैं कि ज़रा नीचे तो देखो। फिर उसके बाद चली जाती है वो बच्चे को लिए हुए। और फिर गायक कहता है कि 7 दिनों तक वह बेचारी रही भटकती, हिम्मत के इस तरफ उस तरफ, घने पहाड़ों के साए में रही भटकती वह बेचारी। फिर उसके मन में यह आया अपने भाई के घर जाऊं तो वह अपनी बाहें फैलाकर मुझको गले लगाएगा, पूछेगा कहाँ रही तुम मेरी बहना, कब से तेरी बाट निहारी, यह देखो तेरी भावज है। वह है शादी में पाया जो खेतों का चक और साथ में 11 घोड़े 31 गायें। आओ बैठो अपने बच्चे को बैठाओ खाना खाओ। उसके भाई का घर सुंदर घाटी में था। जब वह भाई के पास पहुंची तो वह थक कर चूर थी। तब भाई ने उठकर पूछा, लवरंती बशनाची और उसकी पत्नी खाने के लिए बैठे थे तो, और दोनों मोटे हैं। लवरंती ने गले में नेपकिन बांधा हुआ था। ग्रोशा बच्चे को लिए वो पहुंचती है। वह एकदम पीली पड़ गई है। उसे एक साइज सहारा देकर लाया है। लवरंती कहता है कि अरे तुम कहाँ से आ गई ग्रोशा। फिर ग्रोशा कहती है मैं जंगताऊँ दर्रा पार करके आई हूँ लवरंती। फिर इसके बाद भाभी कहती है कि तुम जाओ और घोड़े को ज़रा रातिब आपसे दोस्त वो साइज से बोलती है। लवरंती कहती है तुम्हारी भाभी है अनीको। तो लवरंती उसका भाई रहता है और उसकी भाभी रहती है अनीको। भाभी कहती हैं कि हमारा ख्याल था तुम नोखा में नौकरी पर हो। ग्रोशा जो खड़ी नहीं हो पा रही थी वह कह रही थी हाँ वहीं थी। तो भाभी ने कहा क्या नौकरी अच्छी नहीं थी, हमने तो सुना था बहुत अच्छी है। तो ग्रोशा ने कहा गवर्नर वहाँ के मार डाले गए हैं और महल पर कब्जा हो गया है। तो लवरंती कहता है हाँ सुना तो था, वहाँ बलवा हो गया है, तुम्हारी चाची बता रही थी, याद है ना अनीको। फिर उसके बाद भाभी कहती हैं कि तुम्हारे बच्चा भी है। ग्रोशा कहती हाँ मेरा भी है, मेरा ही है। लवरंती उसे संभालता है। फिर भाभी पूछती हैं कि तुम्हारा घर वाला शहर में नहीं है, कहाँ है वह। तो लवरंती कहता है किसने बताया था इसकी शादी पहाड़ों के उस पार हुई है। तो भाभी कहती अच्छा उस पार।
रूषा कहती है लवरेंती ज़रा मैं लेट जाऊँ तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद वो लेट जाती है, लेकिन उसकी भाभी जो रहती है कहती है अरे इसको तो लगता है तपेदिक हो गया, अगर तपेदिक हुआ रहेगा तो हमको भी छूत लग जाएगी। अरे लगता है इसको कहीं छूत वाला बुखार तो नहीं है। फिर उसके बाद लवरेंती कहता है नहीं नहीं, सिर्फ कमज़ोरी इसको पड़ी हुई है। अगर छूत वाला बुखार वगैरह होता तो इसको सर पे इसके शरीर पे चकत्ते पड़ जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम परेशान मत हो। फिर उसके बाद आगे ग्रुशा चलते चलते बहुत दिन बीत जाते हैं, और फिर इसके बाद फिर वो अपने भाई लवरेंती को सब कुछ सच बता देते। तो लवरेंती कहता है कि देखो ग्रुशा, तुम्हारा कोई पति होना चाहिए लोगों का मुंह बंद करने के लिए। ग्रुशा, मैंने तुम चुपके से एक बड़ी खोजबीन की है कि कहीं एक पति तुम्हारे लिए मिल जाए। तो फिर इसके बाद पहाड़ के उस पार है, उसके लिए एक छोटा सा खेल है शादी, और वह रजामंद है। पर ग्रोशा कहती है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे साइमन शशावा का इंतज़ार करना है। तो फिर इसके बाद लवरेंती कहता है कि तुम्हें हाड़ मास का पति तो चाहिए ही, तुम्हें एक कागजी पति की ज़रूरत है, और बिल्कुल ऐसा आदमी मिल गया है जो अभी बताया था कि वह उस औरत का बेटा है, वह मौत के मुंह में है, मौत से लड़ रहा है, और वह बिल्कुल दम तोड़ ही रहा है। और जैसा बताया गया था कि पहाड़ों के उस पार है, इधर तुम वहाँ पहुँचोगी कि उधर उसने दम तोड़ा, मतलब एक तरफ तुम्हारी शादी होगी, दूसरी तरफ वो मर जाएगा। तो इस तरीके से कि तुम्हारा नाम का तुम्हारा विवाह हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम विधवा बनकर रहना और केवल इस बच्चे को एक कागजी पिता का नाम देना है। तो फिर ग्रोशा कहती है कि माइकेल के लिए पूरी तरह लिखा पढ़ी हो जाए, मुहर लग जाए तो मैं तैयार हूँ। तो लवरेंती कहता है कि मुहर ही तो असली चीज़ है, बगैर मुहर के तो ईरान का शाह भी साबित नहीं कर सकता कि वही शाह है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बातचीत होती रहती है। फिर गायक कहता है कि दुल्हन जब पहुंची, दूल्हा तब ज़िंदगी मौत के झूले में था, झूल रहा। दूल्हे की माँ दरवाजे थी इस इंतज़ार में, वे आए जल्दी आए, और दुल्हन अपने संग बच्चा लेकर आए थे। शादी के क्षण साक्षी ने उसको छिपा लिया। फिर उसके बाद दोनों की वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, और ये ग्रुशा और उसका विवाह हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बच की पार्टी दी गई रहती है, सारे गाँव वालों को बुला के भोजन कराया जाता है। तो जो विवाह कराने वाला पुरोहित रहता है वो कहता है कि शादी की खुशियाँ और मौत का मातम मनाने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, हम भरे दिल लिए हुए यहाँ शादी और मौत के बिस्तर के सामने खड़े हैं, क्योंकि दुल्हन सुहाग सेज पर होगी और दूल्हा मिट्टी की कब्र में होगा। दूल्हे की सांसें ठंडी पड़ती जाएंगी और दुल्हन की सांसें गर्माहट से भरती जाएंगी। शादी की सेज ही वह अंतिम इच्छा है जो आदमी को कामातुर बना देती है। मेरे बच्चों, कितना अजीब है आदमी का भाग्य, एक मरता है इसलिए कि सर छिपने को जगह मिल जाए, दूसरा शादी करता है इसलिए कि एक कसमसाता जिस्म धूल में मिल जाए, उसी धूल में जहाँ से वह आया था वहीं पहुँच जाए। फिर धीरे धीरे पुरोहित और वो उसकी शादियाँ करा देते हैं। उसका नाम रहता है यूसुफ। तो यूसुफ और ग्रुशा की कागजी शादी हो जाती है। फिर इसके बाद यूसुफ को वहाँ दिखाया जाता है कि वह बिस्तर से कूद जाता है और वो कुछ ठीक लगता है, और यूसुफ कहता है कि मृत्यु भोज, तुम मेरा मृत्यु भोज करना चाहते हो, निकलो यहाँ से। तो जितने लोग वहाँ पे शादी के उसमें उपस्थित रहते हैं, जो उसकी माँ बुलाती है बाहर के लोगों को, तो सभी को मार मार के वो यूसुफ बाहर भगा देता है। तो गायक कहता है कि वाह रे बुलावे वाह, पत्नी को पता चला उसके एक पति है, और दिन होते होते बच्चा भी आ गया, और रात होते होते मौजूद था वहाँ एक आदमी, प्रेमी भी आ पहुँचने को है आधे रास्ते। दंपति विवाहित एक दूसरे को देख रहे थे घुटे घुटे सकरे से कमरे में। फिर उसके बाद यूसुफ एक जगह नहा रहा होता है, तो वो ग्रुसा से बोलता है कि ग्रुसा, तुम मुझे आके नहलाओ। तो ग्रुसा कहती है देखो, हमारा विवाह केवल एक कागजी विवाह हुआ है, इस बच्चे को पिता का नाम देने के लिए, और तुम्हारी माँ ये सब जानती है, इसके लिए मेरे भाई ने काफ़ी पैसे भी दिए हुए हैं, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहूँगी। तो फिर इसके बाद यूसुफ कहता है उसको कि ये जो तुम्हारा बच्चा है वो केवल मौज का है, ये वगैरह वगैरह करके उसको काफ़ी सारी बुरी चीज़ें उसको सुनाता रहता है। धीरे धीरे माइकल बड़ा होने लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर बाहर जाके खेलने लगता है। तो आगे एक जज की कहानी आती है। तो गायक कहता है कि लो सुनो कहानी, तुम्हें सुनाता हूँ जज की, वह कैसे न्यायाधीश बना है, न्याय कैसे करता है और किस मिट्टी का बना हुआ है। वह ईस्टर का इतवार उस महाक्रांति का दिन था जब बड़े ड्यूक का तख्ता बिल्कुल उलट गया था, सरकरम कर दिया गया था। ड्यूक के चाकर लॉर्ड गवर्नर
आबाशवली का। तो उसे गाँव में लेखपाल अजदक रहता था और उसे जंगल में एक भगौड़ा मिला रहता है। वो अपनी कुटिया में ले आता है, तो 2 हथियारबंद आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे कुटिया में कोई ऐसा आदमी तो नहीं घुस आया है कि जो लगता हो कि ये बाहर का आदमी है और ये ज़बरदस्ती छिपने की कोशिश कर रहा हो। तो वो सब जानते हुए वो उसको छिपा लेने के लिए वो बोलता है अजदक कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि अरे ये बड़ा ड्यूक था, तो फिर उसके बाद वो अपने आप को धिक्कारता है, कहता है कि अरे मैंने बहुत गलत काम कर दिया। वो सड़क पर चिल्लाते हुए जाता है, कहता है कि मुझको सज़ा दो, मुझको सज़ा दो। मैंने जो जनता के साथ बहुत निर्दयी का व्यवहार करता है, उसको मैंने छिपाने के लिए आश्रय प्रदान किया है। तो वो जाके सड़क पे चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे जो सज़ा देना चाहते हो तुम लोग दे लो। फिर एक शौवा नाम का व्यक्ति रहता है जो कि पुलिस का सिपाही रहता है और उसे बाहर उसको काफ़ी फटकारता रहता है और कहता है कि अजदक ये क्या तुम कर रहे हो, क्या ही बक रहे हो। तो फिर अजदक उसे कहता है कि शौवा, तुम नहीं समझते हो कि यह नया युग आ गया है, यह युग बिजली की तरह टूटेगा, तुम खाक हो जाओगे, पुलिस मिट जाएगी, हर बात की जांच पड़ताल होगी, सबके सामने हर बात लाई जाएगी। भविष्य में अगर आदमी गलती करेगा तो उसको कबूल भी करेगा, क्योंकि वह जानता है कि वह बचकर नहीं निकल पाएगा। इन्हें यह भी बताओ कि मोची बाजार से गुजरते हुए भी मैं लगातार कैसे चीख चीख कर कह रहा था। वह बहुत हाथ पैर फटक फटकार कर वह सब कह रहा था और फिर एक ओर देखकर हथियारबंद से भी कहता है। हथियारबंद कहते हैं कि और जिस बाज़ार से गुज़र रहा था, मोची बाज़ार से, तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? तो शौवा बोलता है कि कसाई बाज़ार वाले ने इसे तसल्ली दी और मोची बाज़ार वाले ने हँस-हँस कर वो इसके ऊपर खूब हँसने लगे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आगे जब बात बढ़ती है, तो उसके बाद अजदक कहता है कि भाइयों, ईरान में जानते हो क्या हुआ? तो बोले थे क्या हुआ? तो अजदक बोला कि 40 बरस हुए, सब फांसी पर चढ़ा दिए गए, वज़ीर, टैक्स कलेक्टर सब। मेरे दादा बड़े आला आदमी थे, उन्होंने सब देखा था। तो हथियारबंद बोला कि वज़ीर अगर फांसी पर चढ़ा दिए गए तब राजपाट किसने चलाया? तो अजदक बोलता है गरीब किसान ने। तो हथियारबंद कहता है कि फ़ौज की कमान फिर किसने संभाले? तो अजदक बोलता है एक सिपाही ने। हथियारबंद कहता है तनख्वाहें किसने बाँटी? तो अजदक कहता है कि एक रंगरेज़ ने। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे सर्वहारा वर्ग अपनी अधिसत्ता या पूंजीवाद को पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया है यहाँ। और फिर अधिष्ठाता कौन बनकर बैठा है? एक किसान, एक सर्वहारा वर्ग। फिर अजदक के पास अजदक को वहाँ आगे फिर जज बना दिया जाता है और अजदक जो फैसला करता है वो सभी पूंजीवाद को के खिलाफ वो करता है। वो सर्वहारा वर्ग के पक्ष में सारे फैसले करते हैं और जैसे कि वो किसी से किसी 1 रुपए फ़ीस भी नहीं लेता है और वह यही वहाँ पे प्रदर्शित करना चाहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे सर्वहारा वर्ग की स्थापित अधिसत्ता होगी। तो इसी तरीके से वो जितने केस सुनता था जज बनकर, वो सभी निम्न कैटेगरी के दबे, मैले, कुचले लोगों के पक्ष में ही वो सुनता था। और जैसे कि यहाँ की न्याय प्रणाली है कि कहते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म हो जाए तो भी उसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो भी उसका केस चलता रहता है न्यायालय में। लेकिन अजदक के समय वहाँ दिखाया गया था कि ऐसा नहीं था। अगर वहाँ कोई न्यायालय में कोई केस बनकर जा रहा है, तो वो तुरंत फ़ाइनल कर दिया जाता था दोनों पक्षों की बातें सुनकर। वो अजदक का समय था। तो गायक वहाँ कहते हैं कि भूखों को भोजन देने को उसने रोटी के टुकड़ों को कानून सा तोड़ डाला क्षण भर में। फांसी का फंदा साथ लिए सर पर अपने इंसाफ कुर्सी पर बैठा। बस इसी तरह वह 2 साल तक लोगों के दुख दर्दों की मरहम पट्टी करता चला गया। 2 गर्मी बीती, 2 जाड़े भी बीत गए, निर्धन का हुआ फैसला निर्धन के द्वारा। और अजदक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहता था कि मैं कंगालों से घूस वसूली करता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं अजदक हूँ। फिर गायक कहते हैं कि युग अव्यवस्था का बीत गया। जब बड़े ड्यूक वापस आए तो लॉर्ड गवर्नर की बीवी भी लौटी। फिर लगी अदालत एक बार, फिर रक्त बहा, कुछ मरे कटे, कुछ घर लपटों में धो धो कर जले, राख का ढेर हुए। भय समा गया तब अजदक के तन मन में भी। फिर अजदक कहा कि शौवा, तुम्हारी गुलामी के दिन अब गिने चुने हैं, दिन ही नहीं शायद मिनट भी। फिर इसके बाद जब
ड्यूक वापस आ जाता है, बड़ा ड्यूक। तो फिर अजदक कहता है कि भाई अब तक तो मैं ही यहाँ का न्यायाधीश बना बैठा था, अब ज़रा इसमें ये देख लूँ कि अब तक मैंने जो ये काम किया है उसके कानून मेरे साथ क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैंने गरीबों को अपराधी होने के बावजूद हमेशा छोड़ा है, मुझे इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने गरीबों को उसकी काँपती कमज़ोर टांगों पर खड़े होने में मदद की, इसलिए वे मुझे नशे में धुत रहने के जुर्म में फांसी पे चढ़ा देंगे। मैंने अमीरों की जेबों में झाँक कर देखा, जो कि बदतमीज़ी की बात मानी जाती है, इसलिए कि पूरी दुनिया मुझे जानती है और मैंने दुनिया की मदद की है और शायद मुझे कल भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ऐसी वो परिकल्पना करता है। वो शौवा से बातें करते हुए कहता है। फिर इसके बाद गवर्नर की बीवी जो रहती है नताला आबाशविली, वो प्रवेश करती है और पीछे पीछे सैनिक सहायक और हथियारबंद उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो फिर इसके बाद सैनिक सहायक बोलते हैं कि स्वर्गीय गवर्नर साहब की बीवी नताला आबाशविली अभी अभी लौटी हैं और अपने 3 वर्षीय बेटे माइकेल की तलाश में हैं। इन्हें खबर मिली है कि एक पुराने नौकरानी बच्चे को उड़ाकर पहाड़ों में ले गई है। तो अजदक कहता है कि उसे वापस लाया जाएगा सरकार। फिर उसके बाद सैनिक कहता है कि सुना गया है कि वह नौकरानी उसे अपना बच्चा बताती फिर रही है। तो अजदक कहता है फिर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। फिर गवर्नर की बीवी कहती है, अरे ये आदमी तो बड़ा बेहुदा लगता है, कैसे कैसी बातें कर रहा है। फिर उसके बाद गायक कहता है कि सुनाता हूँ कहानी उस मुकदमे की जिसमें यह पता लगाना था कि आखिर कौन है उसकी असली माँ बच्चे माइकेल की, कि जिसमें खींचा गया था एक खड़िया का घेरा गोल। सुनाता हूँ कहानी उस मुकदमे की। तो नूखा में अदालत का एक कमरा रहता है और वहाँ पे हथियारबंद माइकेल को लेकर आते हैं और मंच पार करते हुए पीछे की तरफ से प्रस्थान करते हैं। एक हथियारबंद रहता है, वो ग्रोशा को दरवाजे के पास रोके रखता है। जब माइकेल मंच से चला जाता है तब उसे आने देता है। उसके साथ गवर्नर की बावर्चिन है। दूर से शोर आता हुआ सुनाई पड़ता है। आकाश जो है वो आग की तरह लाल है। तो बावर्चिन कहती, तुम खुशनसीब हो, ये असली जज नहीं है, ये तो अजदक है। और अजदक बहुत पक्का शराबी है और कूड़मगज। बड़े से बड़े चोर इसने रिहा किए हैं, क्योंकि ये सब बातें मिला जुला कर घोटाला कर दिया देता है। पैसे वाले लोग इसे घूस में बड़ी रकम कभी नहीं देते, इसलिए अपने जैसे लोग कभी कभी आसानी से छूट जाते हैं। तो बावर्चिन कहते हैं कि बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि यह अजदक अजदक जब फैसला सुना रहा करे, क्योंकि वो हमेशा गरीब के पक्ष में ही मुकदमा की सुनवाई करता है और फैसला देता है। तो यह नशे में रहे, चूँकि अजदक बहुत नशा करता था, तो ये नशे में रहे उस समय। हाँ, साइमन भी आ जाता है वापस। तो लेकिन ग्रोशा को साइमन की उपस्थिति का आभास नहीं होता है। फिर उसके बाद साइमन कहता है कि ग्रोशा, मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। फिर वहाँ पे जो बावर्चिन रहती है कि देखो मैं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि ये जो है इसी की माँ है, ये माइकेल की माँ ग्रोशा ही है। फिर बावर्चिन कहती है ये सब बात बेकार है, ये शादीशुदा है, तुम भी जानते हो। साइमन कहता है कि ये इसका मामला है, बार बार खोदने से क्या फ़ायदा। फिर 2 हथियारबंद प्रवेश करते हैं। दोनों हथियारबंद बोलते हैं कि जज कहाँ है, किसी को पता है। ग्रोशा रोने लगती है और वह हथियारबंद ग्रोशा को पहचान जाता है, क्योंकि ग्रोशा ने उसके सर पे जो वहाँ पे वार किया था पिछले दिनों में। तो वह ग्रोशा को पहचान जाता है। वो कहता है कि तुमने ही मेरे सर पे वार किया था, लेकिन ग्रोशा फिर पीछे मुड़ जाती है। तो वहाँ गवर्नर की बीवी आती है। तो गवर्नर की बीवी ग्रोशा को देख कर कहती है, क्या यही वही डायन है जिसने मेरे बच्चे को चुराया है। तो पहला वकील कहता है कि देखिए नताला आबाशवेली, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस तरह की कोई भी सख्त बात मुंह से ना निकालें जब तक यह पूरी तरह तय नहीं हो जाता कि बड़े ड्यूक ने नए जज की नियुक्ति कर दी है और हमारा पिंड इस जज से छूट गया है। इतना टुच्चा जज तो मैंने आज तक नहीं देखा है, पर सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो अब देर नहीं है। फिर बावर्चिन आती है। वो कहती है कि अजदक तो गरीबों की सुनता है, शकल देखी नहीं कि फैसला दिया। 2 हथियारबंद रस्सी का फंदा बांधना शुरू करते हैं। जंजीरों में जकड़े अजदक को लाया जाता है। उसके पीछे जंजीरों में बंधा हुआ शौवा है। तीनों देहाती अंत में है। हथियारबंद कहता है कि भागना चाहता था, फिर अजदक को मारता है। फिर उसके बाद एक देहाती कहता है, ये जज का लबादा उतार दो, तब इसे लटकाएंगे। हथियारबंद और देहाती मिलकर अजदक का लबादा नोच डालते हैं। उसका फटा हुआ जंघिया दिखाई देने लगता है। तो फिर उसको पीछे से कोई ठोकरे मारता है। लेकिन फिर इसके बाद
एक सवार रहता है, वो आता है कि ठहरो, मैं बड़े ड्यूक का फरमान लाया हूँ, इसमें नई नियुक्तियों की सारी सूचनाएं हैं। सैनिक अधिकारी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सावधान, नए जज के संबंध में कहा गया है कि हम एक ऐसे आदमी की नियुक्ति करते हैं जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जिसने देश के लिए जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा की है, वह आदमी नोखा का निवासी है और उसका नाम है अजदक। ये अजदक ही था जिसने वही बड़े ड्यूक की रक्षा की थी। और बड़े ड्यूक को, हालांकि वो अजदक तब जानता नहीं था कि ये बड़ा ड्यूक ही है, वो तो नॉर्मल सा एक साधारण सा कोई आदमी जानता था उसको, लेकिन वो बड़ा ड्यूक ही था जो अजदक को पहचानता था, तो उसने जज के रूप में अजदक की ही नियुक्ति कर दी थी। फिर इसके बाद अजदक को ले आके जज का लबादा पहनाया जाता है और उसको जज की कुर्सी पर बैठाया जाता है। और फिर आगे अजदक कहता है, ग्रोशा को देखकर एक बहुत खूबसूरत चेहरा, और मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ, सिर्फ खालिस सच सुनना चाहता हूँ। तो ग्रोशा से कहता है, ख़ास तौर से तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। तो पुराना एक वकील रहता है, वो कहता है कि कहावत है कि खून पानी से गाढ़ा होता है श्रीमान, यह पुरानी कहावत है। तो अजदक कहता है, अदालत वकील की फ़ीस जानना चाहती है। फिर वकील कहता है कि मैं समझा नहीं। तो कहता है कि फिर अजदक जो रहता है, वो अपने अंगूठे और तर्जनी से जैसे पैसे गिनते हैं वैसे इशारा करता है। तो वो बोलता है कि अदालत के इस अजीब सवाल का जवाब है 500 पियास्तर, यानी मैंने ये केस लड़ने के लिए नताला आबाशविली से 500 पियास्तर लिए हैं। अजदक कहता है कि सुना तुम सबने, सवाल अजीब है, यह मैं क्यों पूछता हूँ, इसलिए कि अच्छे वकील की बात मैं ज़रा दूसरी तरह से सुनता हूँ। फिर इसके बाद वकील कहता है कि सब रिश्तों से बड़ा खून का रिश्ता होता है, और ये जो लड़की है, ये इसने एक लड़के को जो कि नताला आबाशवली का बेटा था, उसको चुरा लिया है। तो फिर गुरशा कहती है कि मैंने इसे पाला पोसा है अपनी अक्ल और आत्मा से, मैंने इसको खाने के लिए जो बन पड़ा जुटाया, ऐसा कम ही हुआ कि इसके सर छुपाने कोई जगह रही हो, और मैंने इसको खुद से भी ज़्यादा इसकी सुरक्षा के लिए सारे इंतजामात किए, इसको पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ किया। तो फिर इसके बाद पहला वकील कहता है कि इसने बच्चे और अपने बीच खून के रिश्ते का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। तो फिर अजदक कहता है कि अदालत ने गौर किया इस बात पर भी। फिर इसके बाद फिर साइमन आता है, और साइमन कहता है कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ सरकार। फिर वकील कहता है कि बच्चे के साथ ग्रोशा उसके बारे में बताता है अजदक को कि बच्चे के साथ ग्रोशा एक पहाड़ी गांव में पहुंची और वहां उसने शादी भी कर ली। तो अजदक कहता है कि तुम उस पहाड़ी गांव में कैसे पहुंची। तो ग्रोशा कहती है कि पैदल चलकर, और यह उस वक्त भी माइकल मेरे साथ ही था। फिर इसके बाद बावर्ची कहती है, बच्चे की देखभाल मैंने की थी, 5 पियास्तर मिले थे सरकार। और दूसरा वकील कहता है, ग्रोशा और इस आदमी के आपसी संबंध को देखते हुए श्रीमान इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। फिर अजदक कहता है, क्या तुम ही वह आदमी हो जिसके साथ इसने पहाड़ी गांव में शादी की। तो साइमन कहता है कि नहीं सरकार, इसने एक किसान से शादी की। तो अजदक ग्रोशा की तरफ आंख का इशारा करते हुए कहता है, क्यों। फिर वो कहती है कि बच्चे के कारण मैंने शादी की कि इससे सर छुपाने को जगह मिल जाए। तो वो कहती है कि साइमन लड़ाई पर था सरकार। अजदक कहता है, और ये तुमसे शादी करना चाहता है। साइमन कहता है कि गवाही में मैं कहना चाहता हूँ। तो ग्रोशा कहती है कि मैं अब आज़ाद नहीं हूँ सरकार। तो अजदक कहता है कि तो फिर यह बच्चा किसका है, यह आवारगी का नतीजा है। फिर ग्रोशा कहती है कि यह सिर्फ एक मामूली बच्चा है, यह कोई ऐसा वैसा गली कूचे से उठाया हुआ बच्चा है, वो बोलता है अजदक। तो वो कहती है कि ये सिर्फ एक मामूली सा बच्चा है, यह मेरा बच्चा है। फिर अजदक कहता है कि ज़्यादा बको मत। ग्रोशा वहाँ चिढ़ जाती है और कहती है कि इंसाफ की यही किस्मत है कि तुम हमारे ऊपर इसलिए टूट पड़ते हो कि हम उन लोगों जैसी लच्छेदार बातें नहीं कर सकते जो वकीलों को लेकर आते हैं। अजदक कहता है, बिल्कुल तुम लोग ठेठ गधे जैसे हो, तुम्हारी गर्दन भी मार दी जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद अजदक कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि
वो कहता है कि वादी और अपराधी अदालत ने तुम दोनों के मामले को सुना और यह तय ही नहीं कर पाए कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। लेकिन जज के नाते मेरा फ़र्ज हो जाता है कि बच्चे के लिए सही माँ चुनूँ। तो मैं एक इम्तिहान लूँगा। तो शौवा से बोलता है कि शौवा, एक खड़िया का टुकड़ा लेके आओ और ज़मीन पर एक घेरा खींच दो। तो शौवा खड़िया का टुकड़ा लेकर आता है और ज़मीन पर एक घेरा बना देता है। तो वो अजदक कहता है कि अब बच्चे को बीच में खड़ा करो, और शौवा बच्चे को बीच में खड़ा कर देता है और बच्चा वहीं खड़े खड़े ग्रूशा को देखकर खूब मुस्कुराता है। तो अजदक कहता है कि अब तुम दोनों इस घेरे के पास खड़ी हो जाओ। तो गवर्नर की बीवी जो नताला रहती है और ग्रूशा घेरे के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है, जो अजदक होता है वो जज होता है, और वो कहता है कि अब जिसमें इतनी ताकत है कि वह बच्चे को घेरे से अपनी तरफ खींच ले, वह इसकी असली माँ है। तो फिर इसके बाद दूसरा वकील कहता है कि मैं ऐतराज़ करता हूँ कि आबाश वली की वे जायदादें जो बच्चे के वारिस होने के नाते उससे जुड़ी हुई हैं, उसका फ़ैसला इस खींचातानी के खेल के भरोसे छोड़ दिया जाना बहुत गलत है। और साथ ही हमारी मुवक्किल सेहत के लिहाज से तगड़ी नहीं है जितनी कि यह औरत है जो शारीरिक मेहनत की आदी है। यानी ग्रूशा एक किसान परिवार से आती है, तो वो शारीरिक मेहनत की आदी है, तो वो बच्चे को जल्दी खींच लेगी, उसके कहने का मतलब था। और ये नताला आबिश वली, ये खाई पी मोटी तगड़ी तो हैं, लेकिन इनको कभी कार्य करने की आदत नहीं रही हुई है। तो फिर अजदक कहता है कि देखने में तो ये भी खासी खाई पी तंदुरुस्त लग रही है, नताला को कहता है। तो वो बोलता है कि खींचो। तो फिर गवर्नर की बीवी बच्चे को घेरे से अपनी तरफ खींच लेती है और ग्रूशा उस बच्चे को खींच जाने देती है, यानी ग्रूशा छोड़ देती है और उसका हाथ छोड़कर सकते में खड़ी रह जाती है। तो पहला वकील गवर्नर की बीवी को बधाई देता हुआ कहा था, क्या कहा था मैंने, खून का रिश्ता है इसीलिए तुमने खींच लिया। फिर अजदक पूछता है ग्रूशा से, तुमको क्या हुआ, तुमने नहीं खींचा। तो ग्रूशा कहती है, मैं इससे पकड़े नहीं रह पाई। अब माँ का दिल है उसका, उसने बच्चे को शुरू से पाला है, तो उसे लगता है कि बच्चे को हाथ खींचने में बच्चे को तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो खींच जाने देती हुई रहती है। लेकिन जो उसकी असली माँ रहती है, नताला आबिश वली, वो बच्चे को जानबूझकर खींचती है। उसके मन में बिल्कुल कोई परवाह नहीं इस बच्चे को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, इसका हाथ खींच रहा होगा, इसको कष्ट हो रहा होगा। फिर उसके बाद अजदक कहता है कि चलो ठीक है, एक बार और इम्तहान लेता हूँ। फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। ग्रूशा फिर बच्चे को खिंच जाने देती है और ग्रूशा कहती है कि मैंने इसको पाला पोसा है और मैं इसको टुकड़ों में चिर जाने दूँ, यह मुझसे नहीं होगा। और अजदक कहता है कि इस तरह अदालत ने ये सिद्ध कर दिया है कि असली माँ कौन है। तो ग्रूशा से कहता है कि अपना बच्चा लो और यहाँ से हवा हो जाओ। मेरी राय मानो तो इसको लेकर इस शहर में मत रहना। और गवर्नर की बीवी से कहता है, तुम तो फ़ौरन दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि धोखाधड़ी के जुर्म में तुम पर जुर्माना ठोक दूँ। तुम्हारी ज़मीन जायदाद इस शहर में शामिल की जाती है। ज़मीन को बच्चों के खेल का मैदान बनाने के काम में लाया जाएगा और बच्चे को उसकी ज़रूरत है। और मैंने भी यह तय किया है कि खेल का वह मैदान मेरे नाम पर होगा, अजदक क्रीड़ांगन। और गवर्नर की बीवी बेहोश हो जाती है, उसे सैनिक सहायक लेकर जाता है, वकील उससे पहले ही निकल जाते हैं। क्रूशा चुपचाप खड़ी रहती है, शौवा बच्चे को उसके पास ले आता है। फिर उसके बाद एक और वहाँ जोड़ा आ जाता है, जो पति पत्नी का जोड़ा होता है, काफ़ी वृद्ध हो चुके रहते हैं दोनों। तो वो बोलता है कि अब तुम दोनों क्यों आए। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों लोग तलाक चाहते हैं, हम लोग आपस में खुश नहीं हैं। तो फिर इसके बाद फिर मामले की सुनवाई इनकी भी होती है। फिर अजदक कहता है कि भाई ये लबादा उतारो। फिर वो लबादा उतार के अपना जो जज का पहना रहता है, फिर वो कहता है कि भाई आओ चलो थोड़ा बहुत नाचते हैं। फिर नाचते नाचते वो जिसमें तलाक वाला रहता है, जो बूढ़े और बुढ़िया को तलाक देने वाला रहता है, तो तलाक देने वाला जो कागज़ ग्रूशा और यूसुफ का रहता है, उस पे सिग्नेचर कर देता है। और फिर इसके बाद यानी कि बूढ़े और बुढ़िया फिर नाचते नाचते दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति फिर अनुराग हो जाता है। तो आगे शौवा कहता हुआ है, फिर इसके बाद कुर्सी को मेज़ की तरह इस्तेमाल करते हुए वह एक टुकड़े पर कुछ लिखता है और जाने के लिए तैयार होता है। फिर शौवा लिखा हुआ कागज़ पढ़ता है और कहता है, ये तो गलत है, तुमने उन बूढ़े बुढ़िया को तलाक कहाँ दिया है, तुमने तो ग्रूशा और उसके पति यूसुफ को तलाक दे दिया गया है। तो फिर कहता है अजदक कि क्या मैं गलत लोगों को तलाक दे गया, खैर पर जो भी फैसला हो गया वह कायम रहेगा। मैं कोई भी बात कभी बदलता नहीं, अगर बदलता हूँ तो कानून और व्यवस्था रह ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ अजदक कहना चाहता है कि भाई जो बदल जाए, जो पल भर में अगर कानून व्यवस्था वो नहीं है कि जिस तरफ देखे कि पलड़ा भारी है, यानी कि जो ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा रौबदार है,
आदमी है उसके पक्ष में वो बिल्कुल मुकदमा नहीं सुनाता है, वो मुकदमा उसके पक्ष में सुनाता है कि जो बिल्कुल असहाय है, निर्धन है और उसका फ़ैसला एक ही बार फ़ैसला रहता है, उसका फ़ैसला बदलता नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। फिर उसके बाद ग्रोशा कहती है कि माइकल आज यह शहर छोड़ देना ही उचित होगा। बच्चे को पीठ पर उठाने वाली है कि साइमन से कहती है तुम्हें अच्छा लगता है? तो साइमन कहता है हाँ ये बच्चा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रोशा कहती है कि अब आज मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने इसे इसलिए ले लिया था कि उसी दिन ईस्टर के इतवार को तुमने मुझे जीवन संगिनी बनाने का वचन दिया था और इसलिए हमारे प्यार की औलाद है माइकल, आओ हम भी नाचें। फिर ग्रोशा माइकल के साथ वहाँ नाचती है, साइमन बावर्चिन के साथ नाचता है, बूढ़े बुढ़िया भी साथ नाचते रहते हैं। फिर उसके बाद उस शाम के बाद अज़्ज़क फिर कभी नज़र नहीं आता है, लेकिन ग्रोसिनिया के लोग उसकी जो न्याय प्रणाली है उसको नहीं भूले हैं, ग्रोसिनिया के लोग अज़्ज़क को नहीं भूले हैं, अक्सर करने लग जाते हैं उसकी बातें। उसका वह छोटा सा युग न्यायशीलता का वह स्वर्णिम युग था जिसमें सब ठीक के करीब था। नाचने वाले नाचते हुए चले जाते हैं, अज़्ज़क फिर नज़र नहीं आता है। फिर गायक कहता है लेकिन तुम सब जिन ने सुनी ये कहानी यह बस गांठ बांध लो, असली जो मतलब इसका उन्हीं को मिलेगा सब कुछ, जो कुछ जहाँ है होगा उन्हीं का, जो जीते मरते हैं और धारण करते हैं उन्हीं को मिलेगा वह सब कुछ जो यहाँ है। बच्चे उनको जिनकी छातियों में दूध के सैलाब उफन आते हैं, गाड़ियाँ उनको जिनके हाथ पैर खुद पहिए बन जाते हैं और धरती उनको जो परती तोड़कर पसीने से सींच कर उसको हरी भरी फसलों का ताज पहनाते हैं। और इसी तरह ये नाटक समाप्त होता है और एक अंतसूचक संगीत वहाँ पे बजता हुआ सुनाई देता है। धन्यवाद।